नमस्कार। आज हम हिंदी विषय 12वीं कक्षा के सेमेस्टर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रत्येक पाठ को हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहला जो पाठ है, पहली जो कविता है वो है सवेरे उठा तो धूप खिली थी एवं सांप। यहाँ दो कविताएं दी गई हैं, आगे की रचना है, तो बारी बारी से हम प्रत्येक कविता की ससंदर्भ व्याख्या करते हुए सहज भाषा में समझने का प्रयास करें। तो आइए कवि परिचय से विषय की हम शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जो थे, इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। कसया ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम जो है ये याद रखिएगा कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। और पाठ्य पुस्तक से आप कवि के जीवन परिचय को आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम देखते हुए चल रहे हैं। 1943 ईस्वी में उन्होंने तार सप्तक का संपादन और प्रकाशन किया। ये क्या है तार सप्तक? तो तार सप्तक काव्य संग्रह है। ठीक है, इसमें कौन कौन कवि थे? 7 युवा लेखक थे। ठीक है, इसे ध्यान में हम रखेंगे। और तार सप्तक से ही क्या होता है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म होता है। ठीक है, काव्य धारा है प्रयोगवाद। ठीक है, और हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति स्थापित होती है जिसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो आगे जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने गए हैं, क्योंकि तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, आगे का कविता संग्रह है। ठीक है, इन्हें आप याद कर ले। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और इनकी मृत्यु। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है क्या है, कौन सी कविता है? सवेरे उठा तो धूप खिली थी। और यह जो कविता है ये किस नाम से है? उधार नाम से कवि ने इसकी रचना की थी। उधार नाम है इस कविता का शीर्षक। ठीक है, सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इसका जो शीर्षक है वो उधार है और आगे द्वारा रचित है। और किस काव्य संग्रह में यह संकलित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कितनी नावों में कितनी बार, यह काव्य संकलन है। ठीक है, इसी काव्य संग्रह में सवेरे उठा तो धूप खिली थी जो ये कविता है, ये किस नाम से संग्रहित है? उधार नाम से, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कविता को समझते हैं। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। ये स्वाभाविक सी बात है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है उसे चित्रित करने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में कितना प्रकृति के प्रति आश्रित है, उसे कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। यहाँ कवि सवेरे उठने की बात करते हैं। वो सवेरे उठे तो क्या हुआ था कि धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। यहाँ उधार शब्द इसलिए कवि ने प्रयुक्त किया है क्योंकि यही कविता का वास्तविक शीर्षक है। आप इसे ध्यान में रखें।
उधार जो यहाँ आप देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे तो उधार शब्द कई बार आया है। क्यों? क्योंकि एक कविता का मूल शीर्षक उधार ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार, मुझे गरमाई दोगी। गर्माहट, धूप से हमें क्या मिलती है? गर्माहट। तो यहाँ प्रकृति से प्रत्येक क्षण व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है और लेता ही रहता है, लेता ही रहता है। तो धूप भी उधार की वो मांग रहा है। आगे कवि ने क्या कहा है? चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास दोगी उधार। चिड़िया से मिठास, चिड़िया की हम जब बोली सुनते हैं तो मन, आप कितने भी उदास रहे लेकिन प्रकृति के समीप पहुंचकर आपकी उदासी छू मंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो मिठास होती है, चिड़िया जो चहचहाती है, उसकी बोली कितनी मीठी है। तो उससे, चिड़िया से क्या मांग रहे हैं कवि? मिठास मांग रहे हैं। आगे देखिए, मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी, तिनके की नोक भर। हरियाली मांगते हैं कवि घास की पत्ती से, हरियाली उधार में मांगते हैं। शंख पुष्पी से पूछा, शंख पुष्पी क्या है? शंख की आकृति के फूल होते हैं, उन्हें शंख पुष्पी कहा जाता है। और अंग्रेजी में जो ब्रेन बूस्टर हम कहते हैं, आप आयुर्वेद में देखें तो कई सारे रसायन तैयार किए जाते हैं। तो कहते हैं कि दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी शंख पुष्पी, इसका सिरप भी आता था पहले, अब पता नहीं है या नहीं। तो शंख पुष्पी का औषधीय गुण है और इसका इस्तेमाल हम अनेक तरीके से करते हैं। साथ ही साथ दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो शंख पुष्पी फूल है, शंख की आकृति का, इसे ध्यान में रखें। शंख पुष्पी से पूछा उजास दोगी, प्रकाश, उजाले की यहाँ बात हो रही है। उजास मतलब रोशनी, उजाला। किरण की ओक भर, ओक भर मतलब अंजलि, मतलब हाथ भर कर। ठीक है, कितनी चाहिए, कितना चाहिए उजाला? शंख पुष्पी से कहते हैं कि किरण की ओक भर, मतलब हथेली भरकर, अंजलि जिसे हम कहते हैं ना, हाथ भरकर। ठीक है, मैंने हवा से मांगा, क्या मांगा? थोड़ा खुलापन। मतलब आप देखिए, प्रकृति से मांगते जा रहे हैं। यहाँ पर कवि व्यक्ति जो है वो क्या करता है? प्रकृति से सदैव लेता जाता है, मांगता जाता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या मांग रहे हैं, आप देखते हुए चलिए। ठीक है, मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, प्रश्वास, श्वास प्रश्वास कहते हैं ना, सांस छोड़ना, सांस हम भरते हैं और प्रश्वास मतलब सांस छोड़ना। ठीक है, जो कठिन शब्द है मैंने उनके अर्थों को देखिए यहाँ पेंसिल से लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लें। ठीक है, तो बस एक प्रश्वास मतलब सांस छोड़ना, खुलापन। हवा से कितना मांगते हैं? मतलब वो शांत हो जाए, एक तनाव जो रहता है व्यक्ति के अंदर, प्रकृति के पास समीप पहुंचकर क्या कर दे, वो तनाव मुक्त हो जाता है। प्रश्वास, श्वास छोड़ दे, इतना बस खुलापन मिल जाए। लहर से क्या मांगते हैं? लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मतलब कहने का अर्थ क्या है? रोम की सिहरन, हमारे रोम जो कूप होते हैं हथेली में, वो क्या करते हैं? उनके सिहरन भर, जब हमें ठंड लगती है तो हमारे रोए क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, रोम जितने रहते हैं। तो उतना उल्लास मतलब रोए खड़े होना, एक उमंग आ जाना। मनुष्य अपने अंदर हर तरह से सुख चाहता है, वो प्रकृति से भी बस अपने सुख की ही कामना करता है, वो सिर्फ अपने लिए मांग रहा है। यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव को दर्शा रहे कि सिर्फ मांगे जा रहा है अपने लिए, उधार में। किससे? प्रकृति से मांगता जा रहा है। मैंने आकाश से मांगी आंखों की झपकी भर अस्मिता उधार। आकाश से भी वो मांग रहा है कितना? आंखों की झपकी भर असीमता। असीमता मतलब जो सीमा ना हो। आकाश कैसा है? असीम है, उसे बांधा नहीं जा सकता, उसकी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। आंखों की झपकी भर मतलब थोड़ी सी असीमता मांगता है उधार में, मतलब बंधन रहित।
सीमा में जो ना बंध सके, वही है असीमता। अनंत जिसे हम कहते हैं। सबसे उधार मांगा सबने दिया, यूं मैं जिया और जीता हूं। यहाँ मनुष्य के स्वभाव को कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। वो हमारे समक्ष मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव को दर्शा रहे हैं और स्वयं को उन्होंने यहाँ जरिया बनाया है। आप देख रहे हैं, सबसे उधार मांगा, प्रकृति के कण कण से मनुष्य लेता गया, सबने दिया, प्रकृति हमेशा देती है। यूं मैं जिया और ऐसे ही मैं जीता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। कवि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन क्या है, प्रकृति से लिया और प्रकृति में ही रहा, और अपने जीने के लिए जो जो चीजें उसके लिए आवश्यक है वो हमेशा प्रकृति से लेता ही रहा, या यूं कहे कि प्रकृति का दोहन करता रहा। क्या क्या लिया है? गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंध, वाही, मुक्त, खुलापन। आपने देखा ना अभी क्या क्या उन्होंने लिया है। गरमाई कहां से लिया है? गरमाई धूप से। उसके बाद मिठास चिड़िया से, चिड़िया की बोली से। हरियाली घास से। उजाला कहां से? शंख पुष्पी से। मैंने बताया था ना उजास का अर्थ उजाला। गंधवाही मुक्त खुलापन हवा से। और आगे भी क्या क्या मांगता है? लोच कोमलता, ठीक है, उल्लास, लहरील प्रवाह, लहरदार जो प्रवाह होता है, और बोध भव्य, निव्यास, निसमीम का। इसका अर्थ आप देख सकते हैं। निव्यास का अर्थ होता है छल रहित, ठीक है, छल रहित। कहने का अर्थ है प्रकृति हमेशा देती रहती है और मनुष्य उससे सब कुछ लेता रहता है। और क्या है प्रकृति? निसीम, निस्सीम है, मतलब कहने का क्या अर्थ है? असीम है, ठीक है, असीम है प्रकृति। निस्सीम मतलब असीम प्रकृति, और वो छल रहित है, ठीक है, जिसे बंधन में हम नहीं बांधते, वो हमेशा देती रहती है। आगे देखिए, यह सब उधार पाए हुए द्रव्य रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसने। कहने का भाव क्या है कि यह सब उधार पाए हुए द्रव्य हैं। मैंने बताया था कविता का मूल शीर्षक उधार है, तो उधार शब्द आता रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। यह सब क्या है? उधार पाए हुए, प्रकृति से बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा में। यहां तक देखिए कविता आपको दो भागों में दिखेगी। ये जो पहला भाग है, यहां तक आप क्या देखते हैं? वास्तव में ये कविता दो भागों में नहीं है, एक ही भाग है। लेकिन जब इसे हम अर्थ और व्याख्या के स्तर पर जब हम समझते हैं, तब हम पाते हैं पहला यहां तक का भाग है, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य तक। और उसके बाद क्या है, नीचे से हम देखेंगे अगला भाग शुरू होता है। पहले भाग में प्रकृति से मनुष्य क्या क्या उधार में लेता है उसे दर्शाया गया है। प्रकृति कितना कुछ देती है मनुष्य को वो दर्शाया गया है। और उसके बाद आप देखिए अगले भाग में क्या है कि कभी सोया हुआ है और क्या हो रहा है। देखिए, रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसमें। सपने हम कब देखते हैं? जब रात में सोते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। तो रात के अकेले अंधकार में, रात में जब अकेले में मनुष्य सोया था, यहाँ कवि स्वयं की ही बात करेंगे क्योंकि वो मनुष्य के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? क्यों जी? तुम्हारे
इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। कहने का भाव क्या है कि कभी रात को सोते हैं और सपने से वो जाग जाते हैं, और सपने से जागा जिसमें, मतलब सपना वो एक देख रहे हैं, और क्या होता है, एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर, एक अरूप है, अरूप मतलब जिसका रूप ना हो, यहाँ प्रकृति को ही अरूप के रूप में दर्शाया गया है। अरूप मतलब जिसका रूप ना हो, ऐसे भी प्रकृति असीम है, नैसर्गिक है, वो अपने आप में ही अनंत है, तो उसका कोई रूप हो भी नहीं सकता है, तो इसलिए अरूप शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तो कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, इतने तुम धनी हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार। मतलब प्रकृति बदले में क्या चाहती है, मनुष्य सदैव प्रकृति से कुछ ना कुछ लेता रहता है, लेकिन बदले में प्रकृति मनुष्य से कुछ नहीं चाहती, बस प्यार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह चाहती है, और वो भी उधार में, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। वास्तव में जब हम प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, 100 गुना वापस सूद के साथ हमें लौटाती है। आप एक ही पेड़ लगाए, एक वृक्ष लगाइए फलदार, और आप देखेंगे कि वो कितना आपको देती है। एक पौधे की आप थोड़ी सी परवाह करके देखिए, वो पौधा बदले में आपको कितनी शांति देगा। प्रकृति को कहते हैं कि जितना हम देंगे, जितना प्रेम करेंगे, प्रकृति भी हमें उतना ही, या यूं कहे कि उससे कई गुना अधिक बढ़ाकर हमें वापस देगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऐसा हो पाता है क्या, हम प्रकृति को थोड़ा सा भी प्रेम दे पाते हैं? वो हम आगे समझेंगे। और वह भी 100-100 बार गिन के। कहने का भाव क्या है कि थोड़ा सा मुझे प्यार दोगे, ये अरूप पूछ रहा है। यहाँ अरूप का अर्थ क्या है, प्रकृति से, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ अरूप का क्या है, वो जिसका रूप ना हो, ठीक है। जब जब मैं आऊंगा, कहने का भाव क्या है कि जब जब मैं आऊंगा, मैं जब जब आऊंगा, यहाँ प्रकृति की बात हो रही, थोड़ा सा क्या मुझे प्यार दोगे उधार। उसी वक्त कवि यहाँ मानव का जो स्वभाव है संदेह करने का, उसी स्वभाव को यहाँ उजागर करते हैं। क्या बताते हैं, मैंने कहा प्यार उधार, डर जाता है। कवि के अंदर का जो मैं है वो डर जाता है कि प्यार और उधार, स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। मनुष्य स्वयं लेता रहे सबसे, लेकिन कोई उससे कुछ मांग ले तो उसे संदेह होने लगता है। मुझसे प्यार, उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये ही सब चीजें तो प्यार हैं। वो अरूप कहता है यही सब चीजें तो प्यार है। क्या है प्यार, तो देखिए ये कवि के ही शब्द है, अकेलापन, अकुलाहट, यहाँ बेचैनी के अर्थ में हम लेंगे, असमंजस, असमंजस का अर्थ होगा दुविधा, ठीक है, क्या करें, अचकचाहट, आर्त अनुभव, मतलब दुखी होना, दुखी जो अनुभव है, यही तो प्यार है। प्यार में क्या रहता है, अकेलापन होता है, अकुलाहट होती है, असमंजस की, अचकचाहट की, कि प्रेम हमारे बीच है या नहीं, और तरह तरह के भाव, और दुखी होना, यह खोज, खोज करना, यह द्वैत, द्वैत का अर्थ होगा यहाँ भेद के अर्थ में। भेद मतलब द्वैत का अर्थ यहाँ दो हम कह सकते हैं, जैसे अद्वैत है और एक द्वैत है, ठीक है। तो अद्वैत का अर्थ यहाँ हम भेद के अर्थ में ले या दो के अर्थ में ले, ठीक है, मतलब जहां पे समानता ना हो, एक ना हो, वहां दो हो, वही है द्वैत, ठीक है। यह असहाय विरह व्यथा, यही है प्यार जो मनुष्य का व्यवहार है।
और इसे दर्शाया है कवि ने। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेम है क्या, और यही चीजें तो प्यार है। यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है, यह सब तुम्हारे पास है। यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचानना, कहने का भाव क्या है कि तुरंत से जाग जाना और फिर पहचानना जो मेरा है वही ममेतर, मतलब दूसरे का है। ठीक है, दूसरा, ममेतर मतलब यहाँ दूसरा, जो मेरा है वही दूसरे का है, यह सब तुम्हारे पास है। मतलब ये भाव क्या है, ये मनुष्य के स्वभाव, उसकी जो बेचैनी, उसकी जो विशेषता है कि वो कितना स्वार्थी है। वो अपने आप में, अपने मानसिक उलझनों में ही उलझा रहता है, और उसे किसका नाम देता है, प्यार का। ये बेचैनी, ये अकेलापन, ये पीड़ा, यही यही क्या मुझे उधार दोगे? कौन मांग रहा है? अरूप। अरूप का अर्थ यहाँ क्या है, प्रकृति से। तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस एक बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने यह कहा, पर रात के घूप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, क्या जाने यह याचक कौन है। मैंने कहा ना, मनुष्य की जो संदेह की वृत्ति होती है, जो विशेषता है मनुष्य की, संदेह करना, आखिर है कौन, मैं क्यों दूं। तो मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने यह कहा, पर रात के घूप अंधेरे में, घूप मतलब गहरे अंधेरे में, ठीक है, मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। कहने का भाव क्या है, प्रकृति बदले में थोड़ा सा प्रेम चाहती है। वो प्रेम जो मनुष्य जिसे प्यार कहता, वो है क्या, वो तो पीड़ा है, मानसिक जो पीड़ा। फिर भी उसे प्रकृति क्या चाह रही है यहाँ पे, अरूप के रूप में। अरूप के रूप में यह प्रकृति बस प्रेम चाहती, किससे चाहती है, मनुष्य से। मनुष्य, मानव जाति का जो संबंध प्रकृति से, वो आप देखा जाए तो ये दोहरा संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित है दोनों। लेकिन मनुष्य का क्या स्वभाव, वो प्रकृति का सदैव दोहन करता आया है। लेकिन जब अरूप के भेष में प्रकृति ने मनुष्य से जो प्यार मांगा, और प्यार की परिभाषा मनुष्य के लिए क्या है, आपने अभी देखा है, पीड़ा, बेचैनी, अकुलाहट, ये प्यार की परिभाषा है। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन प्रेम ही तो मांगती है प्रकृति, वो भी देते नहीं बना। यहाँ कवि ने मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव, उसके संदेह की वृत्ति, उसका जो छोटापन है प्रकृति के समक्ष, उसे उजागर किया है। और कविता का चूंकि मूल शीर्षक क्या है, उधार, इसीलिए उधार शब्द का प्रयोग देखेंगे यहाँ कई बार। और इस कविता में मूल रूप से क्या क्या दर्शाया गया है, पूरी कविता को आप वीडियो को अच्छे से एक दो बार सुन ले, ठीक है। और उसके बाद जो मुख्य बिंदुओं पर मैंने चर्चा की उसे ध्यान में रखें। क्या क्या है, प्रकृति प्रेम की यहाँ बात की गई है, प्रकृति का चित्रण किया गया है, प्रकृति सौंदर्य की यहाँ बात है, मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव की यहाँ बात की गई है, और वो सदैव प्रकृति से लेता रहा है, उसका दोहन करता रहा है, और जब देने की बात आती है तो वो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। थोड़ा सा भी उसके अंदर वो जो स्नेह होना चाहिए वो नहीं है, और हमेशा वो मात्र प्रकृति से लेता रहा है। तो उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता से संबंधित मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर विषय में समझने में कहीं भी आपको परेशानी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें और अपना ध्यान रखें।